अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। तो आइए शुरू करते हैं आपकी अदालत में आज का मुकदमा। आज मेरे मेहमान हैं एक ऐसी शख्सियत जिनके कई रूप हैं। ये एक सन्यासी हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, लाइफ कोच हैं, राइटर हैं और सोशल मीडिया के रॉक स्टार हैं। प्लीज वेलकम गौर गोपाल दास। और आपकी अदालत में अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारी आज की जज को। हमारी आज की जज बहुत खास हैं, दुनिया की जानी मानी डिप्लोमेट हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं, यूनाइटेड नेशंस में असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल रह चुकी हैं। प्लीज वेलकम लक्ष्मी पुरी। कार्रवाई शुरू की जाए, इजाजत है। तो आप तैयार हैं, शुरू करें मुकदमा? हाँ जी ज़रूर। सबसे पहले तो हम कुछ कहना चाहेंगे कि मैं कभी अदालत के कटघरे में पहले बैठा नहीं हूँ जी, पहली बार बैठा हूँ। और सामने कौन है देखिए, जो सबको ग्रिल करते हैं, जो सबको सवालात पूछते रहते हैं, इल्ज़ाम करते हैं। और ये कोई स्कूल कॉलेज वाला सवाल थोड़ी ना है कि कुछ भी जवाब दे दीजिए, घुमा फिरा के कुछ भी बोल दीजिए। और मेरा तहे दिल से शुक्रिया और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे यहाँ आज आमंत्रित किया। आपकी अदालत को कभी 30 साल हो गए रजत जी, 30 साल से आपकी अदालत का ये प्रोग्राम, ये कार्यक्रम चला रहे हैं। और हम हमेशा कहते हैं, एक बार एक ऑल मेंस क्लब था, सारे पुरुष जाते थे वहाँ। और उस क्लब का जो हेड था, मुख्य था, उसने कहा कि हमारे जो वर्मा जी बैठे हैं ना यहाँ, ये वर्मा जी की 50वीं एनिवर्सरी, शादी की 50वीं सालगिरह है। फिर वर्मा जी को बुलाया और वर्मा जी से कहा, सारे पुरुषों को थोड़ा अपना राज बताएं। 50 साल तक शादीशुदा है सर आप, आसान बात नहीं है। कैसे चलाई 50 साल तक शादी सर? वर्मा जी ने सारे पुरुषों को देखा और कहा, जब हमारे शादी की 25वीं सालगिरह थी, तब मैं अपने पत्नी को स्विट्जरलैंड ले गया हॉलिडे के लिए। जो क्लब के हेड ने सारे पुरुषों को देखा, दिस इज हाउ यू डू इट मिस्टर वर्मा जैसे। फिर ये मुखिया ने उनसे पूछा, और वर्मा जी अब तो 50वीं आ रही है साल, 50वीं सालगिरह पर आप क्या करने जा रहे हैं? बोला, मैं स्विट्जरलैंड जा रहा हूँ उसको वापस लाने के लिए। तो अब देखिएगा, एक बात कहना चाह रहा हूँ यहाँ कि अगर 50 साल आपको एक साथ नहीं रहना है और फिर शादी की सालगिरह मनानी है तो क्या बड़ी बात है जी। लेकिन 50 साल अगर एक साथ रहना है, सारे उतार चढ़ाव को साथ में झेलना है, एक दूसरे की आदतों को साथ में झेलना है, तब उस 50 साल के लिए कोई जोरदार तालियां बनती है ना। तो रजत जी की आपकी अदालत की 30वीं सालगिरह है, 31वां साल चल रहा है। और इसमें कितने उतार चढ़ाव आए होंगे, कितने प्रॉब्लम्स आए होंगे, कितनी दिक्कतें आई होंगी, लेकिन 30 साल तक किसी चीज को बनाए रखना, सारे उतार चढ़ाव के बावजूद, इस 30th एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन के लिए तो जोरदार तालियां बनती हैं रजत सर के लिए। गोपाल दास जी, मैं हमेशा लोगों से एक ही बात कहता हूं कि आपकी अदालत मेरे सवालों से नहीं बना, आपके जैसे मेहमानों के जवाबों से बना। थैंक यू जी, थैंक यू। ये आपका बड़कपन है, थैंक यू जी। फिर से शुक्रिया, आपने हमें यहाँ पर बुलाया आज। तो आइए शुरू करते हैं आपकी अदालत में आज का मुकदमा। पहला इल्जाम गौर गोपाल दास। आपकी अदालत में
लाइफस्टाइल कोच सन्यासी गौर गोपाल दास पर आरोप है कि ये लोगों में कंफ्यूजन फैलाते हैं। अब मैं आपके भाषण सुनता हूं, आप लगता है कंफ्यूजन की दुकान है। आपके नाम में ही कंफ्यूजन है। हमने गोरा सुना, गोरी सुना, ये गौर क्या है? लोग कहते हैं इनका नाम तो होना चाहिए था गोल मटोल दास। हाय हाय मेरे नाम का कंफ्यूजन। अभी कितने ही तो सारे नाम दे रखे लोगों ने मुझे। अभी नया वाला ऐड किया है गौरव गोपाल दास। वो फिर भी ठीक ठाक है, गौरव गोपाल दास। किसी ने अभी रिसेंटली कहा इनको कहना चाहिए गूगल गोपाल दास। और अभी नया वाला पड़ा है चिल स्वामी जी। चिल स्वामी जी। फिर किसी ने लिखा पन वाले बाबा, जो पन बोलते रहते हैं। तो इस प्रकार के अलग अलग नाम हमें देते जाते हैं और हम कई बार कहते हैं कि नाम में क्या रखा है। एक अमेरिकन कपल था, हस्बैंड अमेरिकन, वाइफ इंडियन, और पत्नी ने पति को पूछा कि हमारे दोनों बच्चे पहले बोले ट्विंस है, जुड़वा बच्चे हैं, दोनों लड़के हैं, क्या नाम दे? पति ने कहा चिंता मत करो, हम ना पहली बार अमेरिकन नाम लेंगे। कहा हम नाम रखेंगे पीटर और रिपीटर। दूसरी बार फिर जुड़वा हुए, लड़कियां हुई। पत्नी ने कहा अब क्या नाम रखे जी? पति ने कहा अब इंडियन नाम रखेंगे, लड़कियां हैं ना, तारा और सितारा। तीसरी बार फिर जुड़वे हुए, 6 हो गए, अब लड़के हुए इस बार, अब क्या नाम रखे? पति ने कहा मैक्स एंड क्लाइमैक्स। चौथी बार फिर जुड़वे हुए, बोले अब क्या रखे भाई, 8 हो गए। पति ने कहा स्टॉप और फुल स्टॉप। इसके बाद अब नहीं झेल पाएंगे। तो मैं कई बार कहता हूं नाम में क्या ही रखा है जी। हम हमेशा कहते हैं जब हम पैदा होते हैं ना जी, तब हमारे पास केवल सांस होती है, नाम नहीं। कोई पैदा हुआ है नाम लेके कि मेरा नाम इब्राहिम, मेरा नाम विशाल। जब हम पैदा होते हैं तो बस सांस लेके आते हैं और नाम नहीं होता हमारा। और जब हमारी मौत हो जाती है ना, बस नाम रह जाता है और सांस बंद हो जाती है ना? और इन सांसों के और नाम के बीच का जो सफर है ना, उसको जिंदगी कहते हैं। द जर्नी बिटवीन ब्रेथ एंड नेम इज कॉल्ड लाइफ। और इसीलिए न तो मुझे सांस पे ध्यान देना है और न ही मुझे नाम पे ध्यान देना है। सांस और नाम के बीच में जो काम है ना, उस पे ध्यान देना है। क्योंकि जब मैं काम करूंगा, उस काम से मेरा नाम बनेगा। आपके इस काम में भी कंफ्यूजन है। आप कॉलेज में सिंगर बनना चाहते थे जी, कंपटीशन में गए, गाना गाया, जजेस ने कहा फटे बांस जैसी आवाज है। हाँ जी, काम में भी कंफ्यूजन। आप में से कितने लोग कभी किसी से प्यार किए? सॉरी, कई लोग। कितने लोग हैं जिनका कई लोगों के साथ चक्कर चला एक साथ? ये देखो, ये बंदा हाथ उठा रहा है। हिम्मत देखो इस बंदे की, ये हाथ उठा रहा है, जोरदार ताली है। वो बाइसेप दिखा रहा है आप लोग। मैं कई बार कहता हूँ, यू नो व्हाट द हाइट ऑफ फ्लर्टिंग इज? द हाइट ऑफ फ्लर्टिंग इज राइटिंग अ लव लेटर टू एंड सेइंग टू whomsoever it may concern। किसको है पता नहीं। मैं कहता हूँ कि जैसे आप कभी किसी से रिश्ता बनाते हैं तो कई बार आप अपने दिमाग से एनालाइज करते हैं। कोई लड़का लड़कियों को पसंद करता है, लड़कियां लड़कों को पसंद करती है, देखती है इसमें ये बहुत खूबसूरत है लेकिन ये दिमाग नहीं है इसका, इसका दिमाग बहुत सही है लेकिन ये खूबसूरत नहीं है, ये दिमाग वाली है और खूबसूरत है लेकिन पैसा नहीं है, इसका सब कुछ है लेकिन फैमिली मान नहीं रही। ऐसे कई ऑप्शंस होते हैं ना, और आप सब ऑप्शंस को एनालाइज करते रहते हैं और बाद में क्या होता है, जहां दिल धड़कता है ना, उसको अपना जीवन दे देते हैं।
दिमाग से तो बहुत एनालिसिस चलती है जी कि ये सही है, वो गलत है, ये अच्छा है, वो बुरा है, इसमें वो अच्छा है, इसमें वो बुरा है। लेकिन जब दिल धड़कता है किसी के लिए, तब उसी को अपना जीवन, अपना लाइफ दे देते हैं। मैंने करियर में वही किया जी। मेरा करियर जो था ना, वो मेरा लव मैरिज था। जैसे ये लड़कियों के पीछे देखते हैं, वो मैं सारे ऑप्शंस देख रहा था। इसमें ये अच्छा है, उसमें वो बुरा है, इसमें ये अच्छा है लेकिन उसमें वो बुरा है। ये मैं ठीक से कर सकता हूँ, फटी आवाज है, लेकिन ये नहीं होगा, ये होगा, ये होगा, नहीं होगा, ये होगा, नहीं होगा। फिर दिल धड़कने लगा, आंखें मिली, दिल धड़कने लगा, प्यार हो गया जी। और तय कर लिया ये करना है। तो जो आज कर रहा हूं, ये मेरा लव अफेयर है, सक्सेसफुल लव अफेयर है जी। अब तक चल रहा है, 30 साल हो गए, अब तक चल रहा है। तो आपको भी मुबारकबाद, आपके भी 30 साल हो गए। अरे थैंक यू जी, थैंक यू। सेम टू सेम। लेकिन आप इस्कॉन में रहते हैं, भगवा पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, साधु हैं, लेकिन सारा ध्यान कमाई पे रहता है। हाय 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 हाय, रजत जी छोड़ेंगे नहीं आज हमको। कई सालों पहले जब हमारा एक वीडियो, पहला वीडियो जो बड़ा वायरल हुआ था, वो हमने एक टॉक में, एक यूथ के प्रोग्राम में हमने बात बोली थी। और जब ये बात बोली तो किसी ने इसी जोक को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकाल के वायरल कर दिया। लेकिन उसी से हमारी यात्रा शुरू हुई और हम आज आपके सामने। वो वीडियो नहीं होता तो हम यहाँ नहीं होते। उस वीडियो में हमने कहा था कि अगर कोई टीचर, स्कूल टीचर जीवन भर मेहनत करे तो कितना पैसा बचा लेंगे बताइए? एक हाथ 10 लाख, 5 लाख बचा लेंगे। एक एवरेज इंजीनियर जीवन भर काम करे तो जीवन भर कितना बचा लेंगे बताइएगा? एक 20-25 लाख, है ना? ये मैंने नहीं बोला जी, इसलिए मैं कहता हूं चूज योर करियर वाइसली गाइस। किसी एक पुरुष ने, एक 25 साल का लड़का था, 80 साल की महिला के साथ शादी की। 25 गॉट मैरिड टू 80 years old। तो उसके दोस्त ने पूछा, भाई तू 25 साल का, वो 80 साल की, बहुत अमीर थी, क्या देखा भाई तूने उसमें? उसने कहा पहले तो उसका इनकम, दूसरे तो उसके दिन कम। वही देख के उससे शादी कर ली। अब आपसे अच्छे तो बाबा बागेश्वर हैं। हाँ जी भगवा भी नहीं पहना, और पर्ची निकाल के करोड़ों लोग फॉलोअर बना लिए। जी आप रील्स बनाते रह गए। जी। अब देखिए जी, आप में से कितने लोगों को आम पसंद है? ओके परफेक्ट। आप में से कितने लोगों को सेब पसंद है? परफेक्ट। आप में से कितने लोगों को अमरूद पसंद है? परफेक्ट। उल्टा सवाल पूछते हैं, आप में से कितने लोगों को आम पसंद नहीं है? ओके है कुछ भाग्यशाली जी। आप में से कितने लोगों को सेब पसंद नहीं है? परफेक्ट। आप में से कितने लोगों को अमरूद पसंद नहीं है? देखिए, हम सब की लाइक्स और डिसलाइक्स अलग अलग होती है ना। कुछ लोगों को सेब पसंद होते हैं, कुछ लोगों को आम पसंद होते हैं, कुछ लोगों को अमरूद पसंद होते हैं, कुछ लोगों को अंगूर पसंद होते हैं। अब अच्छी बात क्या है ना, सृष्टि ने हर एक के लिए एक फल दिया है, जिस फल का वो आस्वादन कर पाए और जिस फल से वो नरिशमेंट, शक्ति पा पाए, शक्ति ले पाए। उसी प्रकार से समाज में अलग अलग प्रकार के फल है और हर एक फल का यूएसपी अलग होता है। कोई रील बनाता है, कोई पर्ची निकालता है, कोई भाषण देता है, कोई गाना करता है, कोई मुकदमा चलाता है ना? कोई मुकदमा चलाता है। देखिए, जो साधु बनते हैं, सन्यासी बनते हैं, उनके बारे में तो कहते हैं ना कि माया मोह सब त्याग के। जी बिल्कुल। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में क्या पढ़ने गए थे आप? हाय हाय हाय, मुकदमा तो बड़ा जोरदार चल रहा है जी। एक रजत जी के रिसर्च के लिए जोरदार तालियां जी।
पूरी 100% रिसर्च करके आते हैं जी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हम क्या करने गए थे? ठीक वही करने गए थे जो आपकी अदालत में करने आए हैं, है ना? ठीक वही करने गए थे जो आपकी अदालत में करने आए हैं। तो जहां जाएंगे वहां बोलने का वो विषय होगा। कॉलेज में जाएंगे ये बोलेंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जाएंगे तो मनी एंड द यूजेज ऑफ मनी राइटली बोलेंगे। यूनाइटेड नेशंस में बुलाया गया, वहाँ क्लाइमेट चेंज और योगा पे बोलने के लिए बोला गया। जहाँ जाएंगे जैसा देश वैसा वेश बोलने में पहनना ही पड़ता है, और इसीलिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज गए थे। देखिए, अब आपके चक्कर में क्या हुआ है, बहुत सारे लोग जो आईआईटी से पास किए, आईएम से पास किए, किसी के माइक्रोसॉफ्ट में जॉब थी, वो भी सोच रहे हैं कि साधु बन जाएं, सन्यासी बन जाएं, बहुत कमाएंगे। सबसे पहले साधु सन्यासी बनने का मकसद पैसे कमाना होता ही नहीं कभी। जैसे कितने लोगों ने सैफरॉन केसर देखा है ना? हम सब खाते हैं, खीर में कभी केसर होता है, रसमलाई में केसर होता है। अच्छा, जब आप केसर को प्रयोग करते हैं, आप में से कुछ लोग कुकिंग करते हैं, पकाते हैं, तो जो केसर यूज करते हैं ना, तो केसर में कई बार मॉइस्चर होता है थोड़ा, तो उस केसर को पहले तवे पर गर्म किया जाता है ताकि उसका मॉइस्चर निकल जाए। फिर उसको तवे पे गर्म करने बाद थोड़ी दूध में लेकर उस केसर को रगड़ा जाता है। और जब वो रगड़ता है ना केसर, जो पहले तो भुना जाता है, फिर दूध में रगड़ा जाता है, फिर धीरे धीरे उसकी खुशबू, उसका स्वाद और उसका रंग उस दूध में आता है, जो फिर हम अपने व्यंजन में उसको डाल देते हैं। केसरी रंग का मतलब ही ये है जी, पहले भुने जाना, तपस्या की आग में, कभी कभी अपमान की आग में। क्या क्या अपमान नहीं सहे हैं, आपको क्या बताया सर? जब जाते थे, आज तो सोशल मीडिया है तो सब आ रहे हैं, जिनके ना आते थे जवाब उनके सलाम आने लगे। मेरा वक्त क्या बदला, मेरे नीम के पेड़ पे आम आने लगे। तो आज तो सब आ रहे हैं, आज दिख रहा है जी सबको। पहले का तो जीवन किसी ने देखा नहीं, किस प्रकार से तपे हैं देखा नहीं। रात के 1:30 बजे सोकर 3 बजे उठकर साधना कर रही है तो किसी ने देखा नहीं है। साधु सन्यासी बनने का मकसद केसर बनना है, जलना, अपने आप को भूनना, रगड़ा जाना और दूसरों के जीवन में रंग लाना, स्वाद लाना, महक लाना। ये जब होता है ना, तब कुछ होता है। देखिए, जब आपने कहा कि जो सीईओ हैं, जो एजुकेटेड हैं, जो कंपनियों में काम कर रहे हैं, वो भी सन्यासी बन सकते हैं, तो एक साहब टाई कोट उतार के ये भगवा पहन के दफ्तर चले गए, नौकरी चली गई। पैब्लो पिकासो जी से किसी ने पूछा, एक महिला आई, कहने लगी सर आप हमारा पेंसिल स्केच बनाएंगे? पैब्लो जी ने 30 सेकंड में यूं पेंसिल स्केच बनाया और उनके हाथ में दिया और कहा $30,000 मैडम। मैडम ने कहा पैब्लो भाई 30 सेकंड में तुमने बनाया, उसके लिए $30,000? पैब्लो ने कहा देखो मैडम, ये $30,000 ये स्केच 30 सेकंड में बनाने के नहीं है, ये $30,000 30 साल के रगड़ने के हैं, जिसकी वजह से मैं 30 सेकंड में बना पा रहा हूं। तो चाहे रिश्ते हो, चाहे आपका कामकाज हो, चाहे आपकी इन्वेस्टमेंट्स हो, आपकी हेल्थ हो, एक दिन में तो वजन नहीं घटता जी। डाइट कंट्रोल करना पड़ता है, भागने जाना पड़ता है, सालों महीनों लग जाते हैं यहाँ के टायर कम होने में। और इसी प्रकार से कोई अगर साधु सन्यासी भी बनना चाहे तो एक दिन बस कोई स्पोरेडिकली कोई विचार आ गया और टाई और सूट उतार के बस चले गए ऑफिस में भगवा पहन के, ये क्या हुआ? ये एक यात्रा है, ये एक सफर है, और इस सफर में यदि किसी को अंदर से प्रेरणा आए तो उसे क्यों रोका जाए? पहले जब किसी से प्यार होता है या शादी होती है तो वो शुरू होता है हौले हौले हो जाएगा प्यार, धीरे पहले नहीं होता है, वो कनेक्ट नहीं होता, वो सब कुछ नहीं होता है, हौले हौले हो जाएगा प्यार। चलना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, और फिर एक दिन क्या गाना गाते हैं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। लेकिन शुरू कहां से हुआ? हौले हौले हो जाएगा प्यार। पहले दिन तो रब नहीं दिखता ना, सारी जर्नी होती है जी। जब रिश्तों में भी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जब होता है तब हौले हौले से तुझ में रब दिखता है होता है। हमारा प्रोफेशन भी देखिए, पहले दिन आ जाओगे तो उस्ताद बन जाओगे जी नहीं, जर्नी होती है, एक सफर होता है, एक यात्रा होती है, करते रहते, लगे रहते हैं, एक्सीलेंस पाते तब आते। चिंता में से 1-2 सवाल ले सकते हो?
आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इतने हिट हैं, आप कैसे हिट हैं? क्योंकि लोगों को सालों साल लग जाते हैं रील्स बनाते बनाते। फर्स्ट थिंग इज बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। हमने जब सोशल मीडिया जर्नी शुरू की थी तब सोशल मीडिया इतना बड़ा नहीं था, तब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इतने ज़्यादा नहीं हुआ करते थे, और इसीलिए तब सोशल मीडिया की ग्रोथ होना बड़ा आसान था कंपेयर टू आज। तो इसीलिए ये कहना कि हमने कोई बहुत बड़े तीर मारे हैं, ये बहुत गलत होगा जी। वी वर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम एंड इट हेल्प्ड अस, है ना। दूसरी चीज कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंटली जो अपना पैशन है उसको करते रहना। कंसिस्टेंटली आपने देखा होगा हमने सोशल मीडिया पे कंटेंट डाला है, रेगुलरली डालते रहते हैं, और ये नहीं सोच रहे कि ये विषय नहीं चल रहा तो दूसरा विषय ले लेते हैं, ये नहीं चल रहा है तो तीसरा विषय ले लेते हैं, ये नहीं चल रहा तो चौथा विषय ले लेते हैं। तो आप प्रवीण कैसे बनेंगे? एक्सेलेंस कहां से आएगी? तीसरी चीज ऑथेंटिसिटी। दूसरा कोई कुछ कर रहा है उसको देखकर अगर हम वही करने लगे तो कैसे होगा जी? दूसरों को देखना, मैं कई बार कहता हूं जब दो कपल भारत में मिलते हैं ना तो स्त्रियां एक दूसरे की सूट और ज्वेलरी को देखती है और पुरुष एक दूसरे की बीवियों को देखते हैं। सॉरी जी। तो हमें ना, सॉरी मैं बम्बैया और कंटेम्पररी स्लैंग यूज कर रहा हूं, हमें ये कंपैरिजन का कीड़ा घुस गया है दिमाग में। दूसरों के पास देखते रहना और उनके जैसा जीवन जीने की कोशिश करना। ऑथेंटिसिटी नहीं बनी भाई। मैं ओरिजिनल हूं, कोई जीरोक्स कॉपी फोटो कॉपी नहीं। खुदा ने, भगवान ने मुझे बनाया ओरिजिनल बनने के लिए, किसी और के जैसे बनाने के लिए बनाया होता तो बोल के भेजा होता मैं उसके जैसा बन। आपकी जो फिंगरप्रिंट है ना सबसे यूनिक है ना जी। एक किसी इंसान के फिंगरप्रिंट दूसरे से नहीं मिलती। तो अगर फिंगरप्रिंट यूनिक है तो आप भी अपनी इम्प्रिंट यूनिक बनाइए ना, दूसरों के पास देख के क्यों इतनी इम्प्रिंट बना रहे हैं। और इसलिए कंपैरिजन करना दूसरों से अपनी जर्नी में ये बड़ा मुश्किल काम है। तो ऑथेंटिसिटी होना। और नंबर 4, एक बात बताऊं कि नंबर्स के पीछे मत भागिए। सारी सोशल मीडिया की दुनिया ने ना हमको बस नंबर्स के पीछे भागने के लिए मजबूर कर दिया है। आप इम्पैक्ट के पीछे भागिए। इम्पैक्ट होगा तो नंबर आएंगे, नहीं भी आए तो किसी का दिल छुआ है जी आपने, किसी की जिंदगी बदल डाली। अगर आप मेकअप आर्टिस्ट है एग्जाम्पल, और किसी को बहुत तकलीफ हो रही है अपने लुक से और किसी को कहीं जाना है, आपके एक रील ने उनको एक टिप दे दिया और उनका सिलेक्शन हो गया ना, आपने किसी की जिंदगी बदल दी उस ऑडिशन में, है ना। तो इसीलिए सोशल मीडिया जर्नी में, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रील्स बनाने के चक्कर में जान दे देते हैं। हम हर थोड़े दिन में कोई ऐसा वीडियो देखते हैं, कोई गड्ढे में गिर गया, किसी की गाड़ी गड्ढे में गिर गई, किसी का सड़क पर एक्सीडेंट हो गया, कोई ऊपर से नीचे गिर गया, कोई पानी में डूब गया। ऐसे लोग क्या कहेंगे? उन्हें कामयाबी में सुकून नजर आया, उन्हें कामयाबी में सुकून नजर आया तो वो दौड़ते गए। उन्हें कामयाबी में सुकून नजर आया तो वो दौड़ते गए। हमें सुकून में कामयाबी नजर आई तो हम ठहर गए, है ना। हम सुकून में कामयाबी नजर आए तो हम ठहर गए। अपनी इच्छाओं के, ख्वाहिशों की बोझ में तो क्या क्या कर रहा है बशर, बशर साहब का शेर है। अपनी ख्वाहिशों के बोझ में तो क्या क्या कर रहा है बशर। इतना तो जीना भी नहीं है जितना तो मर रहा है बशर, है ना। तो हम ना रोज की तारीख में बहुत मरते जा रहे हैं जी। तो मैं कह रहा हूं कि कामयाब बनना है, जरूर बनना है, क्यों नहीं बनना है, लेकिन कामयाबी के चक्कर में अपनी शांति और अपनी जान खो दे तो वो कामयाबी किस काम की। इसीलिए मुझे लगता है कि जो सक्सेसफुल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, जो सक्सेसफुल सेलिब्रिटीज है, उनको ये बातें बोलनी चाहिए। ये बातें बोलनी चाहिए कि सच्चा सक्सेस क्या है। बहुत बड़ी प्यारी कविता है कि लोग क्या सोचेंगे इस उलझन में हम कुछ यूं डूबे जा रहे हैं। लोग क्या सोचेंगे इस उलझन में हम कुछ यूं डूबे जा रहे हैं। दिल करना कुछ और चाहता है, हम किए कुछ और जाए, रील बना रहे। लोग क्या सोचेंगे, कि लोग क्या सोचेंगे उसी का चल रहा है। लोग क्या सोचेंगे इस उलझन में हम कुछ यूं डूबे जा रहे हैं। दिल करना कुछ और चाहता है, हम किए कुछ और जो जा रहे हैं।
सोचते हैं वक्त बहुत है हमारे पास, सोचते हैं वक्त बहुत है हमारे पास, अभी क्या इतनी जल्दी पड़ी है, अभी औरों के हिसाब से जी लेते हैं, हमारे पास तो सारी उम्र पड़ी है। दिल और दिमाग की इस कश्मकश में, दिल और दिमाग के इस कश्मकश में जिंदगी के पन्ने बड़ी रफ्तार से पलटते जा रहे हैं। इतना तो हम जिए भी नहीं जनाब अब तक, जितना हम बेवजह रोज मरे जा रहे हैं। मैं बताऊं आपको रजत जी, रील बनाते बनाते फिजिकली मरने वालों की संख्या कम है, और प्रार्थना करनी चाहिए और एजुकेट करना चाहिए कि ये नहीं हो, लेकिन रील बनाने के चक्कर में जो मेंटल हेल्थ में मरे जा रहे हैं ना रोज, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं कि हमारा कुछ हो ही नहीं रहा, और अपनी वर्थ खो बैठते हैं। ये जो डेथ है, ये बहुत ज़्यादा बेकार डेथ है। और इसीलिए हमको अपनी पैशन को फॉलो करना चाहिए, लेकिन असलियत, वास्तविकता, सच्चाई के कांटेक्ट में रहते हुए, संपर्क में रहते हुए। और मुझे लगता है कि इस स्पेस में जो लीडर्स हैं, ये उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो उनको सच्चाई बताए। जैसे मैंने इनके सवाल के लिए जवाब दिया कि राइट टाइम था, राइट प्लेस था, इसका क्रेडिट मैं क्या लूँ जी। ये सही बता देना ना, तो उनकी आंखें भी धीरे धीरे खुलेंगी। इस अच्छे जवाब के साथ एक ब्रेक ले लेते हैं जी। एक ब्रेक के रुकेंगे, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में गौर गोपाल दास पर इल्जामात और सवालात का एक और दौर। अब तो बहुत नाम है, हाँ जी, स्टाइल भी बहुत है। अब किसी ने आपसे आके कहा चल सन्यासी मंदिर में, इसके लिए तो मैं ताली बजा रहा हूँ जी। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं लाइफ कोच गौर गोपाल दास। आपकी अदालत में अगला हिस्सा। आपकी अदालत में मोटिवेशनल स्पीकर सन्यासी गौर गोपाल दास पर इल्जाम है कि ये लोगों को बुद्धू बनाते हैं। अब देखिए, इतनी देर से आप लोगों को प्यार, मोहब्बत, लव लाइफ क्या क्या बता रहे हैं, तो आपने कभी किसी से मोहब्बत की है? कभी ऐसा हुआ कि किसी को देखकर आपको लगा कि दिल में बजी घंटियां टन टन टन? हाय हाय हाय, रजत जी आज छोड़ेंगे नहीं हमको। एक बार ना एक पागलों का दवाखाना था, और उस पागलों के दवाखाने में एक आदमी गया। उसने देखा कि एक बंदा पंखे पे लटक रहा था, पंखे पे लटक कर कह रहा था, लैला ओ लैला। तो वो जो आया, उसने डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब ये पागलों का दवा, इसको क्या हुआ? डॉक्टर साहब ने कहा, ये लैला नाम की एक लड़की के पीछे था। वो लैला किसी और के साथ भागकर उसने किसी और से शादी की, तब से यहाँ आके ये रोज पंखे पे लटक के लैला को याद करके लैला वो लैला कहता रहता है। फिर ये थोड़ा आगे गया बंदा, आगे जाने के बाद देखा एक और बंदा था जो पंखे पे लटक के कह रहा था, लैला ओ लैला। बोला डॉक्टर साहब इसको क्या होगा? बोला इसके साथ भाग गई वो और इसके साथ शादी की है ना। तो अब देखिए, जोक्स तो ठीक है, चुटकुले सुनाना एक बात है, लेकिन जो रिश्ते होते हैं, प्यार मोहब्बत की बातें होती है, ये तो सच्ची होती है ना फीलिंग्स। और उन फीलिंग्स को सही तरह से इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आपका जो सवाल है हमारे बारे में, ये क्या हमको कभी क्या हमारी जिंदगी में कोई अनामिका थी? नामी नहीं, अनामिका। ऑनेस्टली बताएं, हम ना स्कूल में बहुत एकेडमिक बच्चे थे, लोअर मिडिल क्लास से आए हैं, पढ़ाई करना बहुत जरूरी था, सपने थे, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। उन्होंने पूछा कि कहाँ गई आशा?
मेरी माँ का नाम आशा है जी। कहीं नहीं गई, आज भी आशा बनी है, मेरे पीछे बरकरार है, और उस माँ का हाथ है ना, इसलिए सब चल रहा है जी। क्या सवाल पूछा आपने। तो हमारे भी सपने थे, और उस सपनों के पीछे लगते लगते बचपन में स्कूल कॉलेज पढ़ते रहे, इंजीनियरिंग में आए, और इंजीनियरिंग तो आप जानते हैं कैसा है, बस लग गए असाइनमेंट करने में, ये सब करने में, बस करते रहे, कुछ बनना है सोचते रहे, और ये करते करते HP की ऑफर आ गई, उसमें चले गए, एक 5-6 महीने हो गए, और अंदर से इंस्पिरेशन हो गई। वक्त ही नहीं मिला सर, अगर वक्त मिलता तो कहानी शायद कुछ चलिए, और होती। मैं आपकी बात मान लेता हाँ हूँ जी। कि वक्त नहीं मिला, उस समय गोल कुछ और था, सन्यासी जी, बन गए। जी। अब तो बहुत नाम है, हाँ जी। स्टाइल भी बहुत है। अब किसी ने आपसे आके कहा चल सन्यासी मंदिर में, इसके लिए तो मैं ताली बजा रहा हूँ जी। किसी ने तो कहा होगा कि तेरा चिमटा मेरी चूड़ियां मिलकर साथ बजाएंगे। इस सवाल के लिए तो मैं रजत जी को तालियां, विश यू गिव हिम अ लाउड राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस क्वेश्चन। कि पहले तो चलो छोड़ दिया, आज तो इतनी शोहरत है, स्टाइल है, हैशटैग मंक स्वैग है, ग्लैमर है। ग्लैमर है, तो क्या किसी ने नहीं कहा चलो चल सन्यासी मंदिर में। देखिए, मैंने एक बात सीखी है कि किसी भी स्त्री की, किसी भी लड़की की, किसी भी इंसान की, किसी के भी बारे में कुछ भावना आना, वो गलत थोड़ी ना है। सन्यासी हो या नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भावना आना मतलब भावना कौन? हमारे आजकल ना मंदिरों में लड़कों की बहुत भीड़ होती है, क्योंकि वहीं तो श्रद्धा, भक्ति, ज्योति, पूजा, आराधना, शांति सब वही मिलती है, तो इसे लड़कों की बहुत भीड़ हो जाती है। देखिए, किसी भी स्त्री पुरुष, किसी भी इंसान के मन में किसी के लिए भी कोई भावना आना, कोई फीलिंग आना, क्या वो गलत है? बिल्कुल नहीं। कई बार इंस्टाग्राम पे आते हैं ऐसे मैसेजेस, बाय द वे दिस इज नॉट अ होक्स, इनका सवाल ऑन पॉइंट है, आता है, और मैंने उसमें कभी कोई गलती नहीं देखी। इंसान है, ये फीलिंग्स होती है, और देखिए ना, उनके ऑनेस्टी को तो ताली देनी पड़ी ना, कि बोल दिया उन्होंने, मन में लेके घूम नहीं रहे, बोल दी उन्होंने अपनी बात ऑनेस्टली। क्या मुझे उस ऑनेस्ट फीलिंग्स को फॉलो अप करना है या नहीं? ये जरूर। कई बार लोग हमसे कहते हैं कि एक बार व्यक्ति आया मेरे पास और कहने लगा, सर शादीशुदा हूँ, बहुत परेशान हूँ सर, शादीशुदा प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन है क्या सर? मैंने कहा, पगले सोल्यूशन होता तो मैं साधु क्यों बनता? सॉरी जी, लाइटर साइड। कैसे हंस रही है, देखो ये आपकी बात मान लेता हूं कि आपने कभी किसी से प्यार नहीं किया, किसी ने आपसे प्यार किया तो आपने उसको हवा नहीं दी। मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने किसी से प्यार नहीं किया। मैंने अपनी माँ से प्यार किया, मैंने अपने पिता से प्यार किया। मैंने कब कहा मैंने प्यार नहीं किया? मैंने कभी कहा मैंने प्यार नहीं किया? क्या प्यार का मतलब केवल लड़की और लड़के के बीच का प्यार है? आज का प्यार की परिभाषा वो एक ही हो गई है ना, तो इसलिए प्यार हम जब सोचते हैं तो दो एक ही कॉनोटेशन आता है, पुरुष और स्त्री के बीच का प्यार। मैंने अपने माँ से प्यार किया, मैंने अपने पिताजी से प्यार किया, मैंने अपने दोस्तों से प्यार किया, मैंने अपने गुरुजी से प्यार किया, मैंने अपने साथ में जो सारे रहते हैं उनसे प्यार किया। मैं इन सब से बेहद प्यार करता हूँ, क्योंकि इन्होंने तो मुझे बनाया है। मैं भी, यही तो सब लोग हैं जो बैठे हैं, वो जो बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहा है, मैं फैन हूँ, ये हूँ, वो हूँ। मैं कौन हूँ जो ये लोग फैन हूँ बनने के लिए? प्यार कर रहे हैं तभी तो बनाऊं। लेकिन ये लव गुरु कैसे बन गया? आप लोगों को बताते हैं जिन नौजवानों को कि रिश्ते कैसे निभाने हैं। देखिए, लव स्टोरी कैसे होती है जानते हैं? पहले जब शादी से पहले क्या होती है जानते हैं? तो रोजेस आर रेड,
द स्काई इज ब्लू, रोजेज आर रेड, द स्काई इज ब्लू, यू आर माई स्वीट हार्ट, आई लव यू। शादी के बाद रोजेज आर डेड, आई एम ब्लू, स्टॉप योर नॉनसेंस और आई विल किल यू। सॉरी जी। आप दूल्हा बने नहीं, घोड़ी पे चढ़े नहीं, शादी की नहीं और पतियों को बताते हैं कि पत्नी को कैसे संभालना है। इस जीवन में शादीशुदा नहीं है, मैं पूर्व जन्म में विश्वास रखता हूँ जी। हो सकता है पिछले जन्म में होगी कोई अर्धांगिनी। वो सारे अनुभव अंदर हमारे सबकॉन्शियस में कई बार छिपे हुए होते हैं, कहाँ से कब निकल जाए कोई सीख हमको भी पता नहीं होता। लड़कियों से कहते हैं कि अपने मोबाइल फोन पे बॉयफ्रेंड की तस्वीर लगा दो, और बॉयफ्रेंड से कहते हैं अपने मोबाइल पे लड़की की तस्वीर लगा लो, तुम्हारी जिंदगी सफल हो जाए। हमने जरूर ये बात कही थी। अब में से कितने लोगों के जीवन में प्रॉब्लम है जी? सबके ना। आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए, आप अपने स्मार्टफोन को ले लीजिएगा। शादीशुदा है तो आपका पत्नी या पति का फोटो वॉलपेपर और होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर रख दीजिएगा। अगर रिलेशनशिप में तो GF-BF का रख दीजिएगा। और जब भी कोई प्रॉब्लम आए यू देखिए उसके पास और अपने आप को कहिए, इफ आई कैन हैंडल दिस, आई कैन हैंडल एनी डैम थिंग इन लाइफ। अभी देखिए, रजत जी पर मैं इल्जामात लगा रहा हूं आज। ये हम हमेशा गेस्ट पर इल्जाम लगाते हैं, आज मेरा रजत जी पर इल्जाम है। मैडम अनुमति है? थोड़ा अनुमति दे दीजिए। नहीं, जज साहिबा ने अनुमति नहीं दी है। आप कटघरे में हैं। हम कटघरे में। मुद्दा रख सकता हूं जज साहिबा? मुद्दा रख सकते। ठीक है, तो मुद्दा जरूर रखेंगे। देखिए कैसा है ना कि हमारे जो जोक्स है ना, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बहुत घूमते हैं। जो कॉन्टेक्स्ट के आगे बताया हुआ बात था, अब सोचिए आप जैसे नौजवान लोग आकर कभी सेशन में बैठिए और मैं गहरी बात कहना चाहता हूं बिना हंसी मजाक और चिल किए, वो गहरी बात पहुंचेगी कैसे? अगर गहरी बात पहुंचाना है तो पहले दिल खोलना पड़ता है। दिल खोलने के पहला थोड़ा हंसी मजाक चिल मस्ती करना पड़ता है, और मस्ती में धीरे 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 वो बात अंदर पहुंचती है ना। तो इसीलिए ये हंसी मजाक का तरीका तो बस बात पहुंचाने का तरीका है। तो कभी कुछ कह देते, कभी ये बात कह दी, कभी वो बात कह दी। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे, एक बात जरूर कहेंगे जो मेरी रूह से निकलती है। इंग्लिश में हमेशा कहता हूं मैं, नेवर लाफ एट समबडी, लाफ विथ समबडी। किसी पर मत हंसिए, किसी के साथ हंसिए। और इसीलिए मैं जब हंसता हूं ना, मैं जब हंसता हूं तो उनके साथ हंसता हूं, अपने आप पे भी मजाक करता हूं, तो बुरा नहीं लगता जी। When I laugh at them saying married people are like that, ये वो तो बस जोक है। जितना आदर मैं गृहस्थों का करता हूं, जितना आदर मैं स्त्रियों का करता हूं, जितना उनको जितना सम्मान देता हूं, वो दिखता है। और एक हाथ जोक फिर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट गया तो फिर ऐसा लगता है रजत जी। हम जनता में सवाल पूछते हैं, आप लोगों में से सवाल पूछना चाहते हैं। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि आप फिल्में देखते हैं, आपकी भी कोई फेवरेट हीरोइन है? हाय हाय। सब इस कटघरे में मुझे पकड़ने पे तुले हैं बस। आज बोले आज ये बेचारा साधु मिल गया, आज पकड़ लेते हैं इनको। क्या मैं फिल्में देखता हूं? जरूर देखता हूं। क्या रोज देखता हूं? बिल्कुल नहीं देखता हूं। क्या OTT प्लेटफॉर्म पे जाकर कोई भी फिल्में देखता हूं? जी नहीं देखता। बॉलीवुड में भी कई मेरे मित्र हैं, कई लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। कभी कभी वो मुझे अपनी फिल्म प्राइवेट स्क्रीनिंग के लिए अपने आश्रम में भेज देते हैं, अपने रिव्यू के लिए। और दोस्त है तो मैं फिल्म से ज़्यादा दोस्ती के खातिर कभी कभी वो फिल्म देख लेता हूँ। मेरी टीम कभी कभी मुझे कुछ फिल्म रेकमेंड करती है देखने के लिए, वो फिल्म मैं ज़रूर देखता हूँ। हीरोइन ये छोड़ नहीं रहे जी मुझे, ये छोड़ ही नहीं रहे मुझे। देखिए, किसी का नाम, एक का नाम लेना मतलब दूसरे किसी की अदाकारी, किसी की कला पर कई बार सवाल उठाना होता है। तो ऐसे कितनी एक्ट्रेसेस और कितने एक्टर, और मैं ना, आप लोग तो कई बार लुक्स देखते हैं, मैं ना उनमें का जो हुनर है
वो देखता हूँ। तो ऐसे कई आर्टिस्ट हैं जिनका मैं दिल से सम्मान करता हूँ और उनकी जो आर्टिस्ट्री है वो मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू जी। ये पता है कैसा जवाब है? जिंदगी जुल्फों की छां में गुजर नहीं पाती तो होम लोन कौन लेता? जी जी जी। एक और सवाल ले सकते हैं? क्या कोई ऐसा इंसान है जिससे आपको डर लगता है? मुझे ऑडियंस बड़ा मजा आ रहा है आज। थोड़ा गिव ए लाउड राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर योरसेल्व्स गाइस। वेरी इंटरैक्टिव ऑडियंस। दिस इज द बेस्ट ऑडियंस आई हैव सीन इन द वर्ल्ड। But I say that everywhere I go. Just joking. तो आपके सवाल का जवाब क्या मुझे भी डर किसी से डर लगता है? मैं ना यूएस गया हुआ था और एक मेरे मित्र थे, उनके साथ रुका हुआ था। तो उन्होंने मुझे कहा, गुरुजी स्काई डाइविंग करेंगे? तो मैंने कहा ठीक है करते। रात में सोए हम और रात में मेरे दिमाग में ये सवाल कि भैया 18,000 फीट के ऊपर कूदने वाला हूं मैं, नीचे 18,000 फीट से छलांग लगानी है नीचे। कैन आई डू इट? कैन आई नॉट डू इट? मेरे सवाल, पैराशूट नहीं खुला तो? पैराशूट खुलता है ठीक है, नहीं खुला तो भाई राम नाम सत्य हो जाएगा। तब मैंने गूगल किया कि हाउ मेनी पीपल डाई एवरी ईयर इन स्काई डाइविंग एक्सीडेंट्स। ये गूगल किया। जब गूगल किया तो आया करीब 1,000 से 1,500 लोग मरते हैं हर साल, कुछ एक्सीडेंट से मरते हैं। तब फिर मेरे दिल ने, मेरे माइंड ने कहा अगर उन 1,000 में मैं रहा तो, मतलब 1,000 ही होते लेकिन इफ आई एम अमंग दोस 1,000। फिर मेरे दिमाग ने कहा कि जो मेरा जो साथ होगा, जो मेरे पीछे स्ट्रैप्ड होते हैं, वो लोग साथ में आते हैं एक्सपर्ट्स, उसकी रिसर्च करते। उसका बड़ा जाना माना एकेडमी था, उसके रिसर्च की। उसने करीब 20 साल से स्काई डाइविंग कर रहा है, एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। मैंने कहा एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, मेरा दिल कह रहा है कल हुआ तो। आप सब अपनी अपनी एग्जाम्पल दीजिए कैसे अपने माइंड में संवाद, कॉन्वर्सेशन चलती। कल हुआ तो मैंने कहा कल हुआ तो अभी हुआ तो होगा ही। तो अब मुझे तय करना है, इस एक्सीडेंट की रिस्क लेके मुझे जानना है कि डर के मारे बेड में लेट के सुस्त रहना है। मैंने कहा रिस्क तो थोड़ी बहुत कहीं लेनी पड़ती। गया तो फॉर्म में साइन करना पड़ता है कि अगर आपको कुछ हो जाए तो आपकी जिम्मेदारी है। तो मैंने वो साइन कर दिया, प्लेन टेक ऑफ किया, गया हवाई जहाज ऊपर। 18,000 फीट में दरवाजा खुल गया। वो मेरा पीछे वाला आके बंधा हुआ था मेरे को। मैं बिल्कुल अभी खड़ा हूँ नीचे देख के। 18,000 फीट से आप जानते हैं नीचे देखना क्या होता है। और फिर उसने कहा, वो लोग बहुत चालू होते हैं। उसने कहा एट द काउंट ऑफ 3 वी विल जंप। उसने कहा 1 और 2 में ही धक्का मारा, क्योंकि मालूम है 3 बोलूं तो पकड़ लूंगा ना साइड में। तो 1 2 3 बोला ही नहीं, एट द काउंट ऑफ 3 बोला, 2 में धक्का मारा। तो कूदा ना, वो जो 15 सेकंड का जो फ्री फॉल था ना, वो बड़ा लिबरेटिंग था। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक जो मेरा ब्लॉकेज था ना, वो खाली हो गया। तो अगर डर से उठना है ना, तो दिल की जो बातें हैं उस पर दिमाग को कई बार चलाना पड़ता है। दैट्स हाउ आई डील विद फियर। यहाँ एक और ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में गौर गोपाल दास पर इल्जामात और सवालात का एक और। जिंदगी के इन सारी मायूसियों और उतार चढ़ाव में हमने अपनी उम्मीदों से नाता नहीं तोड़ा। आप जानते हैं, अगर उम्मीद से नाता तोड़ जाए ना, तब मायूसी बहुत ज्यादा हो जाती है। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं गौर गोपाल दास। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में लाइफस्टाइल कोच सन्यासी गौर गोपाल दास पर आरोप है कि ये लोगों को बहकाते हैं। अब गौर गोपाल दास जी, मैं आपको उदाहरण देके बताता हूँ। हमारे यहाँ हनुमान जी को महाबली माना जाता है। वो शक्ति के पुंज हैं। और आप कहते हैं कि हनुमान जी को डिप्रेशन हुआ था। आप कहते हैं हनुमान जी ने आत्महत्या करने के बारे में सोचा था। महाबली हनुमान जी को ऐसा मैंने नहीं दर्शाया है, ऐसा वाल्मीकि महर्षि ने दर्शाया है। वाल्मीकि महर्षि ने इस बात को लिखा हुआ है संस्कृत श्लोक में कि हनुमान जी जब बैठे हुए थे, सीता मिली नहीं,
जगह जगह पर सीता को खोजा, सीता जब मिली नहीं तो बैठे हुए थे, मायूस हो गए, डिप्रेस हो गए। क्यों? क्योंकि इतने कोशिश करने के बाद, इतनी एफर्ट लगाने के बाद जो चाह रहे थे वो मिला नहीं। क्या हमको नहीं होता ये? इतनी कोशिश करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, रगड़ते हैं अपने आप को, सीता नहीं मिली। हनुमान जी बैठे वहां और मायूस हो गए। सोचा कि मुझे अब आत्महत्या करना चाहिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि किस मुंह से जाऊं प्रभु श्री राम के पास, किस मुंह से जाऊं सुग्रीव के पास जिन्होंने ये कार्य मुझे सौंपा था, किस मुंह से जाऊं मेरे माँ बाप के पास, इतना पैसा लगाया मेरे इंजीनियरिंग में, मेरी पढ़ाई में, किस मुंह से जाऊं जाकर कि ये मेरे से नहीं हो पा रहा, किस मुंह से जाऊं मेरे परिवार के सामने में। गुजरते हैं सब हम उससे। और मैं बताऊं आपको, महाबली हनुमान हमेशा महाबली रहेंगे जी, वो कोई कमी थोड़ी ना उनमें, हमेशा महाबली रहेंगे। लेकिन महाबली इसलिए नहीं है क्योंकि केवल पहाड़ उठाया, वो तो ठीक है जी। महाबली इसलिए क्योंकि खुद को उठाया। पहाड़ तो कोई भी उठा लेगा जी, खुद को उठाना ये महाबली होता है। कभी जब बैठे थे यूं तो फिर सोचा अपनी जान लेकर मैं क्या ही हासिल कर लूंगा, कोशिश करूं तो हो सकता है एक और ट्राई तो बनता है। जब ऐसे सोचा ना, और आत्महत्या का वर्णन भी है, कैसे मरूं, समंदर में कूद के मरूं, आग लगाकर मरूं। ये संस्कृत श्लोक है जी, ये मेरी कहानी नहीं, मैंने किसी को बहलाया फुसलाया नहीं है। और तब ऐसी आंखें उठाई, दिख गई ये अशोक वाटिका में मैंने खोजा नहीं है, सामने तो है अशोक वाटिका। और जब वहां गए तब सीता मिली जी। ये वाल्मीकि महर्षि का दृष्टांत है, मैंने कोई बात बना के नहीं। देखिए, आप लोग उसे कहते हैं कि गलत और सही के चक्कर में मत पड़ो जी। दर्द मिले हैं काफी मगर हमने मुस्कुराना नहीं छोड़ा, दर्द मिले हैं काफी मगर हमने मुस्कुराना नहीं छोड़ा। ख्वाब टूटे हैं कई फिर भी हमने जिंदगी से मुंह नहीं मोड़ा। रास्ते रास्ते मुश्किलों से भरे हैं, रास्ते मुश्किलों से भरे हैं फिर भी हमने चलना नहीं छोड़ा। जिंदगी के इन सारी मायूसियों और उतार चढ़ाव में हमने अपनी उम्मीदों से नाता नहीं तोड़ा। आप जानते हैं, अगर उम्मीद से नाता तोड़ जाए ना, तब मायूसी बहुत ज्यादा हो जाती है। When we lose hope is when we think of giving up our life. आप कहते हैं कि शराब मत पियो, आपको क्या पता शराब में क्या होता है? एक शराबी बड़ी शराब पी के एक मंदिर के सामने से गुजर रहा था, और उस शराबी ने मंदिर पुजारी से पूछा, बताओ सबसे कौन बड़ा? तो पुजारी ने कहा सबसे मंदिर बड़ा। बोला मंदिर बड़ा तो फिर धरती पे कैसे पड़ा? तो पुजारी ने कहा धरती बड़ी। तो धरती बड़ी तो फिर शेषनाग पे कैसे पड़ी? बोला भाई शेषनाग बड़ा। बोला नाग बड़ा तो शिवजी के गले में कैसे पड़ा? तो बोला भाई शिवजी बड़े, शिवजी बड़े तो कैलाश पे कैसे खड़े? तो बोला कैलाश बड़ा मेरे भाई, तो वह कैलाश बड़ा तो हनुमान जी के हाथ पे कैसे पड़ा? तो फिर ये जो है पुजारी फ्रस्ट्रेट हुए जा रहा था। बोला तू बोल भाई, सबसे संसार में दुनिया में कौन बड़ा? वो बोला इस दुनिया में तो वो बूढ़ा जो एक पूरी बोतल खाली कर पे भी दो टांग पे खड़ा। ये जो जोक है ये दूसरा वाला है जो हमको पूरा वायरल हो गया, इसके पीछे भी कुछ पॉइंट बोला था। वो तो लोग कहते हैं ना कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी एक शेर सुना दूं सर जी। तौहीन न कर शराब को कड़वी कहकर, तौहीन न कर शराब को कड़वी कहकर, जनाब जिंदगी के तजुर्बे उससे भी ज्यादा कड़वे होते हैं। आपने पियो तो मुझे पता नहीं। नहीं जी, अभी तक तो नहीं छुआ है और कभी छूने का इरादा भी नहीं है। एक संस्कृत में श्लोक सुनाता हूँ आपको, बहुत अच्छा सुभाषित था, पढ़ा था कभी। नैवं पश्यति जन्मांधः कामांध नैव पश्यति, मदोन्मत्त न पश्यन्ति, अर्थी दोषम न पश्यति। इसका अर्थ नैवं पश्यति जन्मांध, जो जन्म से नेत्रहीन है वो देख नहीं पाएगा, फिजिकली देख नहीं पाएगा। कामांध नैव पश्यति,
जो काम वासना से जो बहुत प्रताड़ित है, वो भी सामने वाले को देख नहीं पाएगा, वो किसी को रिस्पेक्ट की नज़र से नहीं देख पाएगा, उसकी दृष्टि दूषित है, वो देख नहीं पा रहा सही चीज़ को। अर्थी दोषम न पश्यति, जिसको बस किसी भी हालत में पैसा कमाना है, वो दोष नहीं देखता कि गलत करूँ या सही करूँ, कुछ भी कर लेता है। लेकिन चौथा बहुत बड़ा जो है, मदोन्मत्त न पश्यति, जिसको चढ़ी है ना जी, जिसको नशा चढ़ी है, वो भी देख नहीं पाता। शराब की नशा से बहुत ज़्यादा बड़ी नशा है अहंकार की नशा, अहम की नशा। जानते हैं क्यों? क्योंकि शराब पीने वाले की नशा तो एक रात में उतर जाएगी जी। जिसको अहम की नशा चढ़ी है, सामने उससे बड़े बड़े उस्ताद बैठे हैं, लेकिन वो नेत्रहीन हो गया, वो देख नहीं पाता कि मुझसे बड़े हैं, उसका लगता है कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ। और इसीलिए ना वो जो है ना, एक बहुत बढ़िया वो था, कलौराएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मशरूफ ज़माना मेरे लिए, क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। कल मुझसे बेहतर कहने वाले आएंगे, कल इनसे बेहतर सुनने वाले हैं जी। किस चीज़ का गुरूर करके बैठा हूँ मैं? तो ये नशे से मैं सावधान रहना चाहता हूँ जी। ये बाकी नशा तो मैं करूँगा नहीं कभी, और किसी को मैंने कहा नहीं पियो या मत पियो, कभी नहीं कहा ये बात, कभी नहीं कही ये बात। बस ये बात जरूर कहूँगा कि आत्म संतोष जब अंदर से ढूंढने लगे तो बाहर की वस्तुओं की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये नशा, गुरूर का नशा, इसको उतारना बहुत दिक्कत है जी। आप सबका सपोर्ट बना रहे, आप सब प्रार्थना करते रहिए कि इस नशे में हम चकनाचूर नहीं बने। आपको गुस्सा आता है? हाँ जी बिल्कुल आता है, क्यों नहीं आता है? मैं इंसान हूँ। मैं सुना कि न्यूयॉर्क में किसने आपको मुंह पर कह दिया था कि आप नौटंकी करते हैं। जी देखिए, गुस्सा आना बड़ा सरल है ना। आप में से कितने लोगों को गुस्सा आता है? अरे थैंक यू जी। एक महिला से उसके पति ने पूछा कि तुमको जब मुझ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ना, तो उस गुस्से को निकालने के लिए तुम क्या करती हो? तो महिला ने कहा मैं टॉयलेट का कमोड साफ करती हूँ। तो पति ने कहा भाई टॉयलेट का कमोड साफ करने से मुझ पर का गुस्सा कैसे निकलता है? बोला नहीं, आपके टूथब्रश से साफ करती हूँ। तो अगले दिन थोड़े स्पेशल इफेक्ट्स आपके में। सॉरी। लेकिन मैंने एक चीज सीखी है, रिएक्ट करने से तो सिचुएशन सुधर नहीं रही ना। तो सोच समझकर अपना रिस्पॉन्स देना बहुत जरूरी। थोड़ा वक्त दीजिए। जब दिमाग गर्म होता है तब आप कुछ ना कुछ बोल बैठेंगे, कर बैठेंगे। थोड़ा वक्त दीजिए, दिमाग को ठंडे होने के लिए थोड़ा वक्त दीजिए। जब इसने मुझे गाली गलौज कर दी थी, आके कुछ कह दिया था, नौटंकी कह दिया था, मैंने सबसे पहले अपने माइंड में कहा कि देखो भाई, इसने कह तो दिया है, ये अपने आप से पूछा कि इसमें कोई सच्चाई है? क्योंकि अगर फीडबैक में सच्चाई है तो सुधरना तो चाहिए ना। कोई अगर मुझसे आके कुछ कह दे, उस फीडबैक में अगर वास्तविकता है तो मुझे उसको सुधरना तो चाहिए। तो पहले मैंने अपने आप से ये बात कही। फिर दूसरा मैंने कहा सच्चाई तो लग नहीं रही है जो कह रहा है इसमें। अच्छा सच्चाई नहीं लग रही ना, तो ये प्रॉब्लम मेरा नहीं है, प्रॉब्लम उसका है। दोस्तों जब वो कुछ गुस्सा आके कर देता है ना, आप सोचिए वो कितना अनहील्ड है अंदर से। किसको हीलिंग की ज़रूरत है, किसको समझ की ज़रूरत है। कई बार सामने वालों को हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैंने उसके लिए प्रार्थना की, और प्रैक्टिकली केवल हीलिंग करके नहीं चलेगा, प्रार्थना करके प्रैक्टिकली भी डील करना पड़ता है। एक बार की बात है तो छोड़ दिया जा सकता है, बार बार हो रहा है ना दोस्तों, तब छोड़ना नहीं चाहिए। तो आप कहाँ टैकल करते हैं? इस्कॉन के लोगों को बांग्लादेश में मारा जा रहा है, इस्कॉन के मंदिर जलाए जा रहे हैं, आप तो कुछ नहीं बोल रहे। जी आज प्लेटफॉर्म मिल रहा है, बोल दूंगा जरूर। देखिए मैं, आप में से कितने लोगों का कभी झगड़ा हुआ है? अरे थैंक यू। आप में से कितने लोग शादीशुदा है, उनके झगड़े हुए घर पे? थैंक यू। आप में से कितने में से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का झगड़ा हुआ? रोज। थैंक यू। ये देखो रोज बोल रहे हैं। मैं कई बार कहता हूँ शादी के पहले साल में ना
पति बोलता है पत्नी सुनती है। शादी के पहले साल में पति बोलता है पत्नी सुनती है, दूसरे साल में पत्नी बोलती है पति सुनता है, तीसरे साल में दोनों बोलते हैं और पड़ोसी सुनते हैं। इतना चीख रहे और चिल्ला रहे दोनों झगड़ा करने में। देखिए कॉन्फ्लिक्ट कहाँ नहीं है जी, छोटे से छोटे घर से लेके देशों तक झगड़े चल रहे हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कौन सही है और कौन गलत है इसके चक्कर में पड़ने से ज्यादा क्या सही है और क्या गलत है वो देखना ज्यादा जरूरी है। हम कौन के चक्कर में पड़ जाते हैं और क्या को भूल जाते हैं। अन्याय जहां पर भी हो, अन्याय के खिलाफ आवाज तो उठानी चाहिए। डोंट टॉक अबाउट हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग, टॉक अबाउट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। इज वायलेंस राइट? इज किलिंग राइट? इज टेकिंग अवे पीपल्स राइट्स राइट? नो। तो मैं क्यों बोलूं कौन सही है कौन गलत है? सारा विश्व नहीं देखेगा कौन सही है और कौन गलत है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं डोंट गो बाय हु, गो बाय व्हाट। और जब वो अन्याय हो रहा है ना, उस पर आवाज उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने हमेशा कहा है द वर्ल्ड डजंट सफर बिकॉज ऑफ द वायलेंस ऑफ बैड पीपल। The world doesn't suffer as much because of the violence of bad people. The world suffers because of the silence of good people. Right? इसीलिए good people don't remain silent. And doesn't remaining silent means supporting the right cause and fighting for justice for wherever there is injustice that is going on, wherever it is. यहाँ एक और ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में इल्जामात और सवालात का एक और दौर। इल्जाम मान लिया, नो डिफेंस, दुखती रग पे हाथ रखना है ये, है ना? ये वाला इल्जाम दुखती रग पे हाथ रखने वाला इल्जाम है जी। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं गौर गोपाल दास पर। आपकी अदालत में अगला आपकी अदालत में लाइफस्टाइल कोच सन्यासी गौर गोपाल दास पर आरोप है कि इनके उपदेश इन्हीं पर लागू नहीं होते। देखिए, कहावत है पर उपदेश कुशल बहुतेरे। दूसरों को उपदेश देना बड़ा आसान है। आपकी ज़िंदगी को जब हम देखते हैं तो आपके पेरेंट्स तो नहीं चाहते थे आप सन्यासी बने जी, बिना बताए चले गए। और जिस दिन उन्होंने आपको ये साधु के भेष में देखा, तो क्या बीती होगी उनके दिल पे जी। उनकी खुशी का ध्यान नहीं रखा आपने जी। इल्जाम मान लिया, नो डिफेंस, दुखती रग पे हाथ रखना है ये, है ना? ये वाला इल्जाम दुखती रग पे हाथ रखने वाला इल्जाम है जी। मैं कई बार कहता हूँ कुछ लोग अपने सपनों के लिए अपनों से दूर रहते हैं और कुछ लोग अपनों के लिए सपनों से दूर रहते हैं, है ना? कुछ लोगों ने सपनों के लिए अपनों का त्याग कर दिया और कुछ लोगों ने अपनों के लिए सपनों का त्याग कर दिया। दोनों मिलना बहुत कम लोगों को हासिल होता है। सपने पूरे करते करते अपनों को साथ रखना आसान नहीं होता। बड़े बड़े कंपनीज को चलाने वाले हमारे भारतीय जो यूएस में राज कर रहे हैं इंडस्ट्री में, उनको भी कई बार अपनों से दूर रहकर ही अपने सपनों को हासिल करना पड़ा। कई लोग अपनों के साथ रह गए और अपने सपनों को कॉम्प्रोमाइज़ कर गए। कुछ ही ऐसे नसीब वाले होते हैं जो दोनों को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ पाते हैं। क्या एक गलत है और दूसरा सही? नहीं जी, दोनों की अपनी अपनी सफ़र है, दोनों का अपना अपना अपनी अपनी यात्रा है, दोनों के अपने अपनी गिल्ट है। जो अपनों को छोड़कर सपने पूरे करने गए, उनकी अपनी एक गिल्ट है कि हमने उनका दिल तोड़ दिया। जिन्होंने अपने सपनों को छोड़कर अपनों के साथ रह गए, उनको गिल्ट है कि हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाए। कोई इंसान है इस दुनिया में जो बिना गिल्ट के जी रहा है? कोई इंसान है जो 100% अंदर से कह पाए कि मैं सॉर्टेड हूं? कोई नहीं। इसीलिए जिंदगी की इन सच्चाइयों को स्वीकार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मैं ये निश्चित रूप से कहता हूँ कि मेरे माता पिता को जितनी वेदना हुई, मेरी माता पिता को मेरी वजह से जितना कष्ट हुआ है, उसके लिए मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। ये नहीं कहूँगा कि भाग के आया समाज के लिए बड़ा कल्याण करने के लिए निकल गए इसलिए ठीक सब जस्टिफाइड है, एंड जस्टिफाइज द मीन, बिल्कुल नहीं। तभी पागल थे, जज्बा था, एक जुनून था, देखा नहीं, बस निकल पड़े। लेकिन बाद में
ये तो बात पक्की है। और अपनी ईगो के चक्कर में जी। बरसों तक अपने पिताजी से नहीं मिले, उनसे बात नहीं की, वो तरसते रहे इस बात के लिए कि आप एक बार उनसे बात कर लें। जी जी, ये वाली कहानी तो भाई, मतलब पिताजी से बातें नहीं की, 2 साल तक बातें नहीं की, क्योंकि हमारी एक बात पर जम नहीं रही थी। मेरे पिताजी चेन स्मोकर थे, और चेन स्मोकर होने की वजह से उनकी जो सेहत थी वो बहुत बिगड़ रही थी। तो हमने बहुत कोशिशें की थी कि वो स्मोकिंग छोड़ दे। जब नहीं हो पा रहा था उनसे, तब ये वाला पैतरा मैंने अपनाया कि बातें करना छोड़ देंगे। बातें करना छोड़ दिया। यही घर में रहने बार बार पिताजी आते थे और कहते थे कि बेटा बात करो, बेटा बात करो, लेकिन मैं यूं मुंह फेर देता था। जवानी का जोश है, अपने मैं सही हूँ, इसका एक जुनून है। 2 साल बाद मेरे पिताजी मेरे पैरों में गिरे, और मेरे पैरों में गिरकर मेरे पिताजी ने कहा, बेटा मेरे साथ प्लीज़, मेरे साथ। वो रो रहे थे। तब मेरी माँ ने कहा, बेटा पापा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, पापा है, गलत भी होते हैं, और कौन 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 दूध का धुला है। माता पिता है, वंदनीय है, लेकिन उनमें भी अपनी कमियां, अपनी त्रुटियां सब में होती है ना, इंसान है। बेटा बात करो। तो मैंने उस दिन बात करना शुरू की, माँ ने बोला था इसलिए, और 1 हफ्ते के अंदर घर छोड़ के चला गया आश्रम में। हर साल मिलने जाता था, और हर साल सोचता था कि इनको सॉरी कब बोलूँगा। लेकिन जैसे इन्होंने कहा, ईगो है ना, हमको हमेशा कहता है कि आप सही हो। हर साल गया, नहीं कहा सॉरी। 2009 में मैं अपने लंदन के लेक्चर टूर से लौट कर आया था, और एक सवेरे मेरी माँ ने मुझे 1:30 बजे सवेरे फ़ोन किया, और माँ रो रही थी खूब। तो कहने की ज़रूरत ही नहीं थी कि पिताजी चल बसे थे हमारे। और उससे पहले मैं पिताजी को मिलने गया था। पिताजी ने कहा था कि तुम्हारे लेक्चर्स मेरे लिए लाओगे बेटा, लंदन वाले। वो तो उनको देने का, मुझे सॉरी बोलने का तो दूर की बात है जी। वो लेक्चर मैं पेन ड्राइव में ले गया डालकर। मेरे पिताजी का जो बॉडी थी वो सामने पड़ी थी। मैंने उनके हाथ में वो पेन ड्राइव रखी, किसी ने नहीं देखा, लेक्चर्स वाली। वो तो बस एक भावनात्मक था, वो पेन ड्राइव कहीं लेके जाएंगे, बस मांगा था, आपको दे दिया। और उनके चरणों में सर रखा, कुछ आंसू बहाए जो दुनिया को नहीं दिखे, और कहा, पापा सॉरी। 1 सेकेंड। मैंने कहा, पापा सॉरी, आई शुड हैव नेवर डन दिस टू यू। मैं आपके साथ इस प्रकार का व्यवहार मुझे कभी नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब तो सॉरी जहां थे वहां उन्होंने सुन लिया। क्यों जानते हैं? क्योंकि दिल से आया था, दिल से आया था। रही बात ईगो की, दूसरे को दोगलापन है, दूसरों को कुछ बोलना और खुद कुछ और करना। मैं ना अपने आप को कभी संत नहीं मानता जी। मैं अपने आप को कोई बहुत बड़ा संत पुरुष नहीं मानता। मैं अपने आप को एक साधक मानता हूँ। और साधक ना हर रोज बेटर होता है, हर रोज प्रगति करता है, हर रोज बेहतर बनता है दूसरे से। ईगो में कम कर, अपने ईगो पर वर्क करता है। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, रिश्ते ना बहुत कीमती होते हैं। बातें कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। तू जहाँ जाए महफूज हो, दिल मेरा मांगे बस ये दुआ। आपके माता पिता की दुआ क्या है? गाना किसी और कॉन्टेक्स्ट में होगा, लेकिन हमेशा एक ही दुआ है कि आप महफूज रहें। भैया बनती नहीं है, जमती नहीं है, गलत होता है, ये होता है, थोड़ी अनबन होती है, चलता है रिश्तों में। लेकिन इसका एक मतलब ये हुआ कि अगर किसी से आपको क्षमा मांगनी है जी तो अभी मांग लो, इंतजार मत। आज जी, आज मैं आपको ना आपके पैर पड़ के मांग बोलता हूँ जी। मैं ये कपड़े पहना हूँ, इसका मतलब कोई मैं आप सबसे महान हूँ, ये बात कभी नहीं कहा है मैंने। आप सबसे पैर पड़ के, आपके पैरों में गिर के एक भीख मांगता हूँ। किसी से कुछ रहा होगा ना जी, निकाल दीजिए। कल को चांस नहीं मिलेगा, कल को दिल की बात निकालने का चांस नहीं मिलेगा, और जिंदगी भर वो एक यहाँ लगा रहेगा
कि आई शुड हैव डन इट। इस नोट पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज की जज लक्ष्मीपुरी का फैसला आज के मुकदमे में। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया गौर गोपाल दास पर। उनसे पूछा उनकी जिंदगी के बारे में, उनके उपदेशों के बारे में, उनके जोश के बारे में, उनकी नसीहतों के बारे में। अब वक्त है आपकी अदालत में आज की जज फॉर्मर एम्बेसडर लक्ष्मीपुरी के फैसले का। अदालत के सामने आज सुनवाई हुई गौर गोपाल दास जी के कई पहलू सामने आए। उन पर अनोखे, अलबेले, चुलबुले इल्ज़ाम लगाए गए और उन इल्ज़ामों को जिस तरह से उन्होंने झेला और उसका जवाब दिया, उससे हमें नहीं लगा कि वो पहली बार कटघरे में बैठे हैं। और उन्होंने ऐसे शब्दों की, चुटकुलों की, कविता की और सोच विचार की भूल भलैया बनाई। लेकिन बहुरूपिया तो आप हैं, क्योंकि आप कवि भी हैं, गाना भी गाते हैं, अभिनेता भी हैं और गुरु भी हैं, स्पिरिचुअल भी हैं। लेकिन इन सब रूपों को आप जिस तरह से चैनल करते हैं, वो समाज सेवा, राष्ट्र सेवा के लिए कर रहे हैं। और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज युवा पीढ़ी के लिए, जो आप एक तरह का जो मेंटल हेल्थ के लिए सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री में जनता के लिए, काउंसलिंग कर रहे हैं एक साइकोलॉजिस्ट की तरह। मैं जिसे कहती हूँ 4D पर्सनालिटी, 4 डायमेंशनल व्यक्तित्व बनाने की प्रेरणा दे रहे हैं। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक। और किस तरह आपने आध्यात्म को अपने इनके जीवन में लाया है, वो बहुत ही सराहनीय है। एक और बात के लिए हमारी जो जज है लक्ष्मीपुरी, इनकी तारीफ करनी पड़ेगी। ये दक्षिण भारत से आते हैं, लेकिन आपने देखा इनकी हिंदी कितनी कमाल की है। इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ कि गौर गोपाल दास इसी तरह से हमारी युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन करते रहेंगे, लोगों को रास्ता दिखाते रहेंगे। आज का शो यहीं खत्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।